हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं लीडिंग केस लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। और यह केस है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। और केस है देवमन उपाध्याय वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। फ्रेंड्स, यह केस घरेलू मामले से रिलेटेड है और मर्डर का केस है। इसमें घर में ही मर्डर हो गया उसके बारे में है। तो उत्तर प्रदेश एपिलियंट है और देवमन उपाध्याय अभियुक्त उत्तरार्थी है। रेफरेंस लिया गया है AIR 1960 SC 1125 मतलब 1125। इस केस का सब्जेक्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 तथा 27 के अंतर्गत यह केस है। फ्रेंड्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के धारा 24 में जैसा कि इसमें 24, 25 और 27 को डिस्कस किया गया है, तो धारा 24 में फैशन को लेकर है उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। इसमें अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन कार्यवाही में विसंगत होती है यदि उसके लिए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए प्राप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में इस रूप का कोई फायदा उठाएगा या इस रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा, मतलब रेफरेंस लेगा। और धारा 25 में होता है पुलिस अफसर से की गई संस्कृति मतलब कन्फेशन का साबित न किया जाना। किसी पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी कन्फेशन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। 27 में होता है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह कन्फेशन की कोटि में आती हो या नहीं, यानी कि उसके अंतर्गत आती है या नहीं, जिसकी जितनी तद्वारा पता चले हुए तथ्य में स्पष्ट संबंधित है, साबित की जा सकेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा 24, 25 और 27 में क्या धारा नियम है आपको मैंने बता दिया है। तो इसमें धारा 24, 25 और 27 लगाया गया है। केस का फैक्ट है कि देवमन अभियुक्त है जिसका विवाह दुलारी नाम की महिला से होता है और दुलारी के माता उसके बचपन में ही मर गए थे, यानी कि वह अनाथ थी और उसे उसकी चचेरी बहन सुखदेई ने उसको पाला पोसा था। चचेरी बहन सुखदेई अपनी कृषि भूमि पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी में से कुछ दुलारी को दान में दे दी। महावीर तथा देवमन ने ग्राम आनंदी में स्थित कुछ भूमि को बेचने हेतु सौदा करते हैं। देवमन दुलारी का पति था और महावीर देवमन का चाचा था और वे गांव आनंदी में कुछ जमीन बेचने के लिए सौदा करते हैं, किंतु सुखदेई जो रहती है वह उस बिक्री से वह रजामंदी नहीं देती है और इनकार कर देती है साइन करने से। महावीर जो कि देवमन का चाचा था सुखदेई की जमीन तथा उस भूमि पर भी जिससे दुलारी को दान में सुखदेई ने दिया था उस पर वह खेती किया करता था। वियोजन के अनुसार तारीख 18/6/1958 को शाम के समय में देवमन और सुखदेई के बीच कहासुनी हो जाती है। देवमन ने सुखदेई के मुंह पर तमाचा मार देता है और उसका मुंह कुचलने की धमकी भी देता है। 19/6/1958 की सुबह देवमन एक गरासे से जो कि उसने महेश नामक आदमी से लिया था सुखदेई पर जो अपने घर के आंगन में सो रही थी वह आक्रमण कर देता है और वहीं पर उसे मार डालता है। उसके बाद देवमन ने गरासा गांव के तालाब में ही जाकर फेंक देता है तथा अपने हाथ पैर धोकर वह नॉर्मल होकर गांव से कहीं भाग जाता है।
तारीख 20/6/1958 को दोपहर के बाद देवमन ग्राम मानपुर के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21/6/1958 को देवमन उस गरासे से जिससे सुखदेई का कत्ल करता है, उसे गांव के तालाब में फेंक दिया था, उसे बताने के लिए कहां पर गरासा फेंका है राजी हो जाता है और वह तालाब में घुसकर गरासा निकाल कर भी लाता है। इन्वेस्टिगेट करने पर उस गरासे पर आदमी के खून का धब्बा पाया जाता है। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है और देवमन के विरुद्ध सुखदेई के कत्ल के आरोप का परीक्षण सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार उपरांत देवमन को हत्या का दोषी पाकर उसे मृत्यु दंड का आदेश देता है। केस उच्च न्यायालय में जाता है और अभियुक्त देवमन ने सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि तथा मृत्युदंड के आदेश को निरस्त कर देता है तथा देवमन को मुक्त कर देता है। यह केस हाईकोर्ट में जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करके उच्च न्यायालय द्वारा देवमन के विमुक्ति संबंधी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अवैध है, क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 जो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है अवैध है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अभियुक्त की संस्वीकृति से संबंधित धाराओं के ग्रुप में से एक है। धारा 24 से 30 तक में अभियुक्त गण की संस्वीकृति की राजीनामा या बयान जो कि किसी अभियुक्त ने दिया हो कि उसने अपराध किया है कि ग्राह्यता के संबंध में है। धारा 24 के अंतर्गत कोई स्वीकृति जो कि किसी अभियुक्त द्वारा की गई है यदि न्यायालय के या विचार हो कि उसकी स्वीकृति धमकी या वचन के आधार पर की गई है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। धारा 25 के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी से की गई है और कन्फेशन किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध बिल्कुल नहीं मानी जा सकती है। धारा 27 में वह भाग जो तथ्य और स्थान के पता चलने से संबंधित है। धारा 27 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रावधान अवैध नहीं है और न ही वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में देवमन ने जांच अधिकारी एवं 2 साथियों के समक्ष गरासा बरामद करने का वचन देकर स्वयं तालाब से गरासा निकालता है। अभियुक्त द्वारा बताए अनुसार गरासे की प्राप्ति साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य है। यह अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। फ्रेंड्स, इस केस का निर्णय आता है सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरार्थी की विमुक्ति संबंधी उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त कर सत्र न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करके मृत्युदंड संबंधी आदेश की संपुष्टि की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी मृत्युदंड से करता है और अपील स्वीकार करता है। फ्रेंड्स, इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 तथा 27 के अंतर्गत अपराध की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती। प्राप्त जानकारी के फलस्वरूप वस्तु की प्राप्ति यानी कि एविडेंस सुसंगत तथ्य तथा साक्ष्य में ग्राह्य होती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत मृत्युदंड की संपुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो फ्रेंड, केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।